हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। चैप्टर नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएमएफ आईएएस के बुक से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और भी कुछ कंजर्वेशन ट्रीटीज़ और एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसका एक अलग चैप्टर है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। और ये दोनों चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इनके ऊपर कमांड बना लो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बट वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? बिकॉज कंजर्वेशन एक जनरल सेंस में तो बेसिकली ये होता है कि आप अच्छी तरीके से यूज़ करो वातावरण में अपने आसपास मिलने वाले बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल या फिर हार्मफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो ये कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जहाँ पर आप वाइल्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, उनके हैबिटेट को, जहाँ पर भी वो स्पीशीज़ रहती हैं, जनरली जंगल में रहती हैं अगर वो वाइल्ड लाइफ है तो, ताकि आप नेचुरल इकोसिस्टम्स को हेल्दी रख सको, उनको हेल्दी तरीके से मेंटेन करके रख सको। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, इतने सारे चैप्टर्स में हमने डिस्कशन करी है, अगर वाइल्ड लाइफ किसी भी एरिया की डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ की फूड चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। अल्टीमेटली अगर फूड चेन अगर इफेक्ट हो जाए, फूड वेब अगर इफेक्ट हो जाए तो वो सारी की सारी स्पीशीज़ लुप्त हो सकती हैं वहाँ से, और वो रीजन सिर्फ एक बंजर ज़मीन बनकर रह जाएगा। जैसे पूरे के पूरे फूड चेन के कंटेक्स्ट में मैं आपसे काफ़ी बार पूछ चुका हूँ, अगर आप टाइगर को पूरा का पूरा गायब कर दो किसी एक जंगल से तो क्या होगा? टाइगर्स है ही नहीं वहाँ पर, कोई एपेक्स प्रेडेटर नहीं है फूड चेन के अंदर, तो क्या होगा? कैसे हो जाएगी प्रोसेस? बताओ जल्दी फटाफट। उनको कोई खाने के लिए उनको रहेगा नहीं। किसको? जो कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खा रहे होंगे, डियर वगैरह। तो अल्टीमेटली वो जंगल की हो सकता है कि पूरी की पूरी ग्रीनरी को खा जाएं, और अल्टीमेटली जो एक टाइम पर जो एक फॉरेस्ट हुआ करता था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई यूएन की ट्रीटी है? बिल्कुल है। तो मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कैसे? थ्रू वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारे प्यार से वो करे गए हैं। हमारे देश ने भी करे हैं, और हमारे देश ने जाकर कंट्रीब्यूशन भी दिया अपने यूनाइटेड नेशंस वगैरह में और बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि अर्थ की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करा जा सके। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ जानवर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये स्पीशीज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, तो उनकी तस्करी होती है, या फिर उनकी स्किन से या कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, या फिर कोई बेनिफिशियल चीज़ बन सकती है उनके बॉडी के किसी एक पार्ट से, एक ऑर्गन को निकाल कर। तो रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट डिकेड्स में, लास्ट हाफ सेंचुरी में ये देखा गया कि वाइल्ड लाइफ के अंदर तस्करी बहुत होती है, एनिमल्स का इलीगल व्यापार बहुत होता है। तो इस तरह के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए देयर आर सम कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी कि साइट्स किसके साथ डील करता है? दोनों के साथ। मेरे को वाइल्ड एनिमल्स नहीं कहना चाहिए, इसको हटा दो, सिंपल भाषा में लिखता हूँ। बोथ प्लांट स्पीशीज एज वेल एज एनिमल स्पीशीज, इन दोनों के साथ डील करता है। बिल्कुल। साइट्स को हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी कुछ चैप्टर पहले आपको बताया था ये वाली बात, कि वॉशिंगटन कन्वेंशन और भी तरीके की होती है। करंट अफेयर में भी जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप पहले देख लो कि वो क्वेश्चन आपसे किस कंटेक्स्ट में कौन सी कन्वेंशन पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये जैसे होता है ना न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, एक दो तरह की अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो साइट से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, इट वाज आल्सो वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बड़ी सारी कंट्रीज इसको साइन करा था, जो कि अलग अलग देश के सरकारों के बीच में साइन करी गई थी। एंड
इट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन जिसको अडॉप्ट करा था IUCN के मेंबर्स ने। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कुछ चैप्टर्स पहले कि साइट्स और IUCN साथ में काम करता है। साइट्स किसको देखता है? एनिमल्स के इलीगल ट्रेड को। और IUCN क्या जारी करता है? रेड लिस्ट। ठीक है, तो IUCN ने 1963 में जब एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था उसके तहत साइट बना। तो पहले क्या बना इसका मतलब IUCN के साइट्स IUCN, ठीक है। एंड इट वॉज एंटर्ड इनटू फोर्स, साइट्स की बात हो रही है दोबारा यहाँ पर 1975 में, ठीक है। तो यानी कि लगभग कितना 73, 74, 75, 12 साल के बाद मतलब ये बन गया था आपका साइट्स। इसका एम क्या है? ये इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। और अब तो मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस वजह से होता है, मतलब किस लिए लेकर जाया जा रहा है इनको। क्या सरकार ने ऑर्डर दिया कि हमारे एक जू से दूसरे जू तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक रीलोकेट करो इनको, या फिर किसी तस्करी के लिए इनको लेकर जाया जा रहा है। ये सब के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है जब से साइट्स और IUCN काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव बॉडीज़ बनी है अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में। पार्टीज टू द साइट्स, जो स्टेट्स एग्री करते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन को, साइट्स के जो मतलब साइन करते हैं इसको, जो मेंबर बनते हैं, स्टेट्स डेट हैव एग्रीड टू बी बाउंड बाय द कन्वेंशन आर नोन एज पार्टीज, कि हाँ इन कन्वेंशन के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं उनको सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि साइन कर आना है उसके बाद काम नहीं करना है। ये काफ़ी ज़्यादा बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस भी कभी कभार क्रिएट करता है, और काफ़ी कभार नहीं, हर बार। साइट्स इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज़, जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इट डज़ नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। यानी कि एक देश में जो भी उनकी सरकारें नेशनल लॉज चला रही होती हैं, साइट्स ये नहीं करता कभी भी कि अपने आप जो देश के कानून है उसको हटाकर हम जो कुछ प्रोविज़न दे रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करो ही करो। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये है आप कंट्रीज़ को बता दो, कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया उसको क्या कहते हैं साइन कर दिया है, वो एग्री भी हो गए, उनको पता था कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। वो अपने देश के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपने देश के अंदर लेजिस्लेशन के हिसाब से वो रेटिफाई करवा देंगे उसको, ठीक है। तो ये एक से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हर एक पार्टी उसको रिस्पेक्ट करे अपनी अपनी कंट्री के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी देश व्यवस्था के हिसाब से उसके ऊपर कानून व्यवस्था लेकर आए। तो पार्टीज नीड टू अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, ये इंश्योर करने के लिए कि साइट जो है वो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, ऑब्वियस की बात है थ्रू नेशनल एक्ट्स, लॉस या लेजिस्लेशन, आप जो मर्जी बोल लो। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, विद रेफरेंस टू IUCN एंड साइट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। IUCN एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है देशों के बीच में। IUCN it runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment. Sites एक legally binding है on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. पहले मुझे बताओ कि किस स्टेटमेंट में आपको 100% मतलब शॉर्ट मतलब वो चीज़ है कि आपको पता ही पता है। क्या नेशनल लॉ का पार्ट हो जाता है मतलब? अरे नहीं, अरे आप समझे नहीं, मैंने अभी तो आपको ऊपर बताया डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। आप साइट्स कभी भी ये थोड़ी ना कहेगा कि देश के अंदर जो भी कानून चल रहे हैं उसको हटाकर जो हम बोल रहे हैं उसी को लेकर आओ से। वो तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि हाँ देखो आपके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने देश के कानून व्यवस्था के हिसाब से इसको लेकर आओ। ये वाली बातें देश के कानून के अंदर लिखना। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि नेशनल लॉज के अंदर मतलब वो उसको रिप्लेस कर देता है ना? तो थर्ड पे पहले आपको बताओ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थर्ड सही है तो इसका मतलब हमें क्या पता लगाना है, सबसे पहले ये भी देख लिया करो करेक्ट क्या है इनमें से कोई है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद
IUCN के नेचर के बारे में सोच के देखो, कह रहा है इट रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट। बताओ, जनरल स्टेटमेंट सी लग रही है, ठीक है। अभी बोल रहा है IUCN एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। देख लिया, जैसे अभी फर्स्ट इंस्टेंस में एकदम से समझ में नहीं आया था, लेकिन थर्ड से जाते जाते एक पे आप पहले ट्रस्ट रखो अपना, कि जो आपको पहले पूरा का पूरा आता है। हम साइट्स के बारे में तो एक चीज़ जानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि इसने अभी हमें ऊपर एक टर्म बताई थी मल्टीलेटरल ट्रीटी। अब मल्टीलेटरल ट्रीटीज तो कंट्रीज़ के बीच में ही साइन होती हैं अलग अलग, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसका सेकंड हाफ तो मुझे समझ में आ रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 2 और 3 ओनली। क्यों? इसने ये वाली बात बोलकर तो हमें हिंट दे ही दिया। UN के कितने ऑर्गन होते हैं? 6, उनमें से IUCN होता है क्या, बताओ? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट हटाओ, बस अगर उतना भी पता है राइट आंसर तक पहुंच गए। IUCN एक NGO है, साइट से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज, मल्टीलेटरल ट्रीटी है। तो 2 और 3। अब कोई कंफ्यूजन वाली बात तो आपको है नहीं कि जो ये टॉपिक बोलने जा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, तो हर एक अलग अलग ट्रीटीज़ अलग अलग बॉडीज़ के लिए होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज, उसी को कहते हैं ना। तो सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इसको तो अब आप क्या कहते हैं, आप ऐसा तो नहीं सोचते हो ना कि सिर्फ क्लाइमेट कंटेक्स्ट में, ये ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में या एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें आपका कैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ हो उसी से रिलेटेड हो, ये हो, ऐसा नहीं होता है ना। हर एक ट्रीटी में जब भी, हर एक ट्रीटी के अनुसार जब भी कोई कंट्रीज़ जो है वो आपस में मिलती हैं तो उस मीटिंग को हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स, साइट्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, इट इज़ वेयर गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड कन्वीन एवरी 2 to 3 ईयर्स, हर 2 से 3 साल में मिलते हैं, टू रिव्यू एंड मेक डिसीजंस ऑन द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये की वर्ड है इसका, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्टीज के, यानी कि कौन से देश से कौन आया इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने, टू द साइट्स, दे कैन बी NGOs, कोई मिनिस्टर आ सकते हैं, एंड अदर्स ऑल्सो अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स। हाउएवर ओनली साइट्स पार्टीज कैन वोट ऑन द डिसीजंस एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आने को कोई भी आ सकता है, लेकिन NGO क्या, अब आप इनको मेंबर मानोगे? ये तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है ना, जो भी देश जिसने साइन कर रखा है वही तो मेंबर है। और ऐसे देश जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आ रखे हैं, ऑब्जर्वर बनकर आ रखे हैं, क्या वो उनके पास भी वोटिंग राइट्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या डिसाइड करता है? प्रपोजल्स टू लिस्ट, रिमूव और चेंज द लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज ऑन द साइट्स, अपेंडिक्स 6, एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके बड़े सारे वो होते हैं ना, लिस्ट होते हैं ना, इंडेक्सेस होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, उसके अंदर जो अपेंडाइसिस होते हैं उसके अंदर एनिमल्स को जो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं लिस्ट डाउन करना, उसकी संख्या बढ़ाना और उसकी संख्या घटाना, ठीक है। टाइम टू टाइम अलग अलग साल और वक्त के हिसाब से ये काम करना। उसके बाद पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स, ताकि ये कन्वेंशन जो है वो एक इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। साइट्स की फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। साइट्स वर्क्स बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पाइसमेन एंड सिलेक्टेड स्पीशीज टू सर्टेन कंट्रोल, यानी कि कुछ एनिमल्स का अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, कुछ स्पीशीज़ का अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, स्पेशली वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो ये देखना कि कोई भी जो चीज़ है, अगर मतलब मान लो कि एक पेंगोलिन का एक स्केल भी अगर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है उस कंट्री के अंदर? क्या लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जा रहा है, या फिर अब सामने वाली कंट्री के अंदर कुछ ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ हैं जिनकी नीयत ख़राब होने वाली है कि हाँ इस देश के अंदर ये स्पीशी मिलती है और हमने ये पता लगाया कि इसका ये वाला ऑर्गन या इसके बॉडी का ये वाला फर या स्केल इस चीज़ के काम आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा पता लगाना हथकंडा
कि कल को एक एनिमल को लेकर अगर व्यापार बढ़ रहा है किसी एक देश में, तो वो क्यों बढ़ रहा है? लोग उसको पेट बनाना चाह रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ है? क्योंकि हमें उनको मरने नहीं देना। अल्टीमेटली किससे बचाना है? एक्सटेंशन से बचाना है। तो सारे के सारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं स्पीशीज़ के विच आर कवर्ड बाय साइट्स, इनको लाइसेंसिंग सिस्टम से ऑथराइज करवाना पड़ता है। हर एक जो पार्टी है इट डेजिग्नेट्स वन और मोर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम, वन और मोर साइंटिफिक अथॉरिटीज़, ये देखने के लिए कि अगर एनिमल जो हैं वो किसी व्यापार के अंदर शामिल होते, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो जा रहे हैं, जर्नी अगर अंडरटेक कर रहे हैं, तो स्पीशीज़ के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा कल को, ठीक है? अब ये भी तो हो सकता है ना, साइंटिफिक अथॉरिटीज़ इसलिए होती हैं कि साइंटिफिक अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि देखो ये जो स्पीशी है ये इस रीजन में इस लैटिट्यूड में सर्वाइव नहीं कर सकती। अब कोई पर्सन ये बोल रहा है एंटार्क्टिका में तो इतने सारे पेंगुइन हैं, मैं 5 पेंगुइन अगर उठाकर भी लिया हूँ तो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा कि वो मर जाएंगे। वो ठंडे इलाकों में ही रहते हैं, वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। आप फ्रीजर में तो रखोगे नहीं पेंगुइन को, ठीक है? तभी तो मैंने आपको जो मुंबई वाली म्यूज़ियम की जो फोटो दिखाई थी जहाँ पे पेंगुइन लाए गए हैं, पेंगुइन के इतने ऐसे वीक दिखते हैं जब वो एंटार्क्टिका में होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? उसके बाद मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके लिए इंडिया में कौन है? इंडिया भी तो सिग्नेटरी है ना साइट्स का, तो वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। कुछ और मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कौन सी हैं जो कि परमिट ग्रांट कर सकती हैं, दे आर कॉम्पिटेंट इन दिस रिगार्ड? वो है हमारे देश के अंदर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। साइंटिफिक अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि ये रिसर्च कंडक्ट करती हैं कि हाँ ये जो स्पीशी हैं और इनको अगर आप लेकर जाओगे प्लेन में या शिप्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इनकी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिर अगर इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई या फिर नई कंट्रीज़ में जाकर नए जहाँ पर क्लाइमेट है, नई टोपोग्राफी है, नया लैटिट्यूड है, आगे चलकर अगर हम वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग करवाएं, ठीक है, तो उससे फिर आगे चलकर इनके फ्यूचर जीन्स कैसे चेंज हो सकते हैं, इनका डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे चेंज हो सकती है, ये सारी प्रकार की स्टडी कंडक्ट करना ये काम है भारत के अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ये हमारे देश की बात हो रही है, लेकिन जो पार्टीज़ जो कंट्रीज़ सिग्नेटरीज़ हैं इसकी साइट्स की कन्वेंशन की, वो सारे अपने देश में इस प्रकार की साइंटिफिक और रेगुलेटरी और परमिट देने वाली अथॉरिटीज़ को सेटअप करके बैठी हुई हैं, ठीक है? क्योंकि रूल ये कहता है, ये रूल आपका साइट्स इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़, ठीक है? और वो कंट्रीज़ को अपने नेशनल लॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफर टू स्पीशीज़ बाय साइट्स। साइट्स जो है इट गिव्स वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर देन 35,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो स्पीशीज जो साइट्स के अंतर्गत कवर होती है, दे आर लिस्टेड इन 3 अपेंडिसेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, अपेंडिक्स 1, इट इंक्लूड्स स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। तो ट्रेड जो होता है ऐसे किसी स्पीशी में, उनकी पॉपुलेशन में, इट इज़ परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद अपेंडिक्स 2, इट इंक्लूड्स स्पीशीज नॉट नेसेसरली थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। ये इनका लेवल थोड़ा सा इनसे कम हो जाता है, इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, इनको थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पैटिबल विद देयर सर्वाइवल। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यापार जो है वो इतना ही ज़्यादा हो गया कल को कि इनके सर्वाइवल के ऊपर खतरा आ गया। तो जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग्स होती है साइट्स की, तो जो सरकारें होती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, दे सबमिट प्रपोजल टू अमेंड दिस 2 अपेंडिसेस एंड ये अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, एंड दोज अमेंडमेंट प्रपोजल्स आर डिस्कस एंड देन सबमिटेड टू वोट। फिर बात करते हैं अपेंडिक्स 3 की। इस अपेंडिक्स के अंदर इट कंटेन्स स्पीशीज डेट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री। उसकी प्रोटेक्शन चल रही है एक कंट्री के अंदर
विच हैज़ आस्क्ड अदर साइड्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। अब ये कैसे हो सकता है? ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ये हो सकता है नेबरिंग स्टेट्स, आसपास लोकेटेड हो, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, एक तस्करी रोकना चाह रहे हो रॉयल बंगाल टाइगर की। इन तीनों रीजन में घूमते हुए मिल सकता है आपको वो, है ना। ऐसे ही किसी मरीन स्पीशी या फिर प्लांट की तस्करी को रोकना चाह रहे हो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। या फिर कोई भी टर्टल है उसकी तस्करी को रोकना चाह रहे हो इंडिया, नेपाल, भूटान। ये होता है, ठीक है, अपेंडिक्स 3 में। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं कि सर के ऊपर से कुछ उड़ गया या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ तक अभी तक? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। उसके बाद 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइड्स, COP 18 की जो मीटिंग हुई थी विद रिगार्ड टू साइड्स, इट वॉज हेल्ड इन 2019 इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी 2016 में, वो हुई थी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है। अब मीटिंग का नंबर छोड़ो, क्योंकि जब तक आप पेपर दोगे लेटेस्ट मीटिंग जो होगी आपको उसके बारे में भी जानना है। आप यहाँ से एक चीज़ पता लगाने की कोशिश करो अपने प्रीलिम्स के लिए, क्या इसकी एनुअल मीटिंग रेगुलर मीटिंग होती हैं? और रेगुलर मतलब हर 2 साल में हो ही जाएगी, हर 3 साल में हो ही जाएगी, ऐसा कोई रूल है क्या? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन करा पहले ही, ये कहाँ गया? हाँ, साइड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज वेयर गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड कन्वीन एवरी 2 to 3 ईयर्स। हर 2 से 3 साल में मिलती हैं सरकारें। अब कोई रूल है कि 2 के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी, बाइनियली या फिर ट्राइनियली? नहीं। मीटिंग्स यानी कि साफ आप बोल्ड तरीके से बोलो, इरेगुलर है एंड इट डिपेंड्स ऑन नीड एंड सर्कमस्टांसेस। तो क्या चीज़ें निकल कर आई साइड्स COP 18 की मीटिंग में? ज़ैम्बिया कंट्री है ये, इसने प्रपोजल रखा था कि इस कंट्री के अंदर जो भी हाथी मिलते हैं, ठीक है, उसको अपेंडिक्स 2 जो है साइट्स का उसमें डाल दिया जाए, विच इन इफेक्ट वुड हैव मेंट रिज्यूमिंग द सेल ऑफ इट्स आइवरी स्टॉक पाइल। अब जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो था वो पहले था अपेंडिक्स 1 में, उसने क्या बोला कि अपेंडिक्स 2 में डाल दो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो सकता है, बस इतना हमें देखना है कि वो उनके सर्वाइवल के साथ इनकम्पैटिबल ना हो। क्योंकि ज़ैम्बिया क्या करना चाहता था? दोबारा से किसको रिज्यूम करवाना चाहता था? अपने हाथी दांत की बिक्री करवाना चाहता था, ठीक है। गवर्नमेंट्स रिजेक्टेड द प्रपोजल टू रिज्यूम इंटरनेशनल सेल ऑफ आइवरी स्टॉक पाइल्स। सरकारों ने मना कर दिया। तो ऐसा क्यों करा गया? आपको पता है ना, सारे के सारे हाथी कैप्टिव तो होते नहीं हैं, जंगलों के अंदर ही मिलते हैं, तो हम लोग उनको वाइल्ड एलिफेंट्स ही कहते हैं। तो एलिफेंट्स फ्रॉम द वाइल्ड विल नो लॉन्गर बी शिफ्ट टू जूज एंड सर्कसेस अराउंड द ग्लोब। ये भी एक चीज़ बोली गई, ठीक है। आपको पता है ना, मैं आपको बता भी रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि ये जो सर्कस वगैरह वहाँ पर हाथी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, अब नहीं होते हैं बिल्कुल। तो ये साइट्स ने ये बोला था कि देखो, ये जानवर जो होते हैं वो कोई खेलने की चीज़ नहीं होते हैं, और आप उनको ट्रेन करके या ऐसा जो भी उनसे करवा रहे हो तो उनको कष्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सर्कस में जो लोग या किसी भी एंटरटेनमेंट शो में एनिमल्स वगैरह को जो यूज़ करते हैं, तो इनके घुटनों में या जोड़ों में कभी कभार दर्द होने लग जाता है जब इनकी एज बढ़ती है। लेकिन वही है कि किसी भी एनिमल के ऊपर कोई हंटर पड़ेगा या उसको दर्द दोगे तो वो दर्द के मारे कुछ ना कुछ काम तो जैसे करेगा ही करेगा, ठीक है, वो चलेगा तो है ही।
लेकिन साइट्स इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है और साइट्स ने बोला कि जो हाथी हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स, दे विल नो लॉन्गर बी शिफ्ट टू जूज एंड सर्कसेस अराउंड द ग्लोब। कैसे ट्रेनिंग करने के, मतलब ऑब्वियसली बात है, उनको कैप्टिव में रख के उनकी जो ट्रेनिंग करी जाती थी। तो a resolution calling for Japan and EU to close their legal domestic ivory markets was not adopted at COP18। ठीक है, उनके मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर और जापान के अंदर एक आइवरी मार्केट चलती है उनके, मतलब हाथी दांत की तस्करी तो नहीं बोलूँगा, हाथी दांत की बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स की सेल और सेल प्रोसीड चलती है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कुछ होता है इनके एक, और ये इनका जो मार्केट है डोमेस्टिक है, डोमेस्टिकली लीगल है। लेकिन एक रेजोल्यूशन ये भी आना था वैसे तो यहाँ पर कि अगर ज़ैम्बिया के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं तो फिर जापान और ईयू को भी बोलो कि उनके यहाँ वो मार्केट जो लीगल तरीके से चल रही हैं और वो साइट्स कन्वेंशन की जो हैं वो पूरे के पूरे पार्टीज़ हैं, इनको बोलो ये मार्केट ही अपनी बंद करें। ठीक है, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं करा गया। एटलीस्ट 20,000 एलिफेंट्स आर बीइंग इलीगली किल्ड ईच ईयर इन द अफ्रीका फॉर एवरी, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो इस COP18 की मीटिंग में, साइट्स की COP18 की मीटिंग में भारत ने क्या बोला? भारत ने 5 स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन स्टेटस को बूस्ट करवाने का ट्राई करा। इंडिया ने प्रपोजल सबमिट करा था टू द साइट्स रिगार्डिंग चेंजेस टू द लिस्टिंग ऑफ वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। देखते हैं जो प्रपोजल भारत की सरकार ने जो सबमिट करे, देवर विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑफ स्मूथ कोटेड ओटर, स्मॉल क्लॉड ओटर, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, टोके गेको, बीस कंसर्न कैटेगरी के अंदर है, वेज फिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इंडियन रोजवुड। तो यहाँ पर देख लो, स्मूथ कोटेड ओटर ये होता है, फिर अब स्मॉल क्लॉड ओटर, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, उसके बाद टोके गेको, लिजार्ड एक, वेज फिश, और उसके बाद इंडियन रोजवुड। ये रखिए, यानी कि इंडिया ने यहाँ पर प्रपोजल सबमिट करा ज़्यादातर किसके लिए? फौना के लिए और एक फ्लोरा के लिए, इंडियन रोजवुड। ठीक है, तो भारत ने बोला कि दे आर ट्राइंग टू बूस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द 5 एनिमल स्पीशीज बिकॉज दे आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कितनी स्पीशीज़ हो गई एनिमल्स की? स्मूथ कोटेड ओटर 1, स्मॉल क्लॉड ओटर 2, इंडियन स्टार टॉर्टोइस 3, टोके गेको 4, वेज फिश 5। ये हो गई फौना, और एक था फ्लोरा, इंडियन रोजवुड। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया वांट्स देम टू बी मूव फ्रॉम साइट्स अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में
ट्रेड के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएंगे ना, ठीक है, एंड स्पेशली वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं, तो जो ट्रेड होगा ऐसे स्पाइसमैन ऑफ दोज स्पीशीज़ ये परमिटेड होगा ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यानी कि इतनी आसानी से होगा ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। तो इंडिया ने बड़े सारे प्रपोजल्स को भी यहाँ पर सपोर्ट करा था टू बूस्ट द प्रोटेक्शन स्टेटस फॉर टरंटुलास, लार्ज हेरी स्पाइडर्स। ये आपने देखा होगा हाउसफुल वगैरह मूवीज़ में, मूवी में हाउसफुल 4 में ये, या फिर बड़ी सारी जगह पर अक्षय कुमार भी बहुत सारी मूवीज़ में इसको हाथ में लिया रहता है, या खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा पक्का से स्पाइडर। अब खतरों के खिलाड़ी वगैरह जैसे अगर शोज़ में अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब काफ़ी हद तक ये यूज़ होते हैं ना, मतलब किसी न किसी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो समझ गए, जब ऐसी चीज़ें यूज़ होने लग जाती है ना, जैसे एनिमल्स, जैसे ऐसे शोज़ हैं, तो एक बार बताओ वो क्या करते हैं, वो लिख तो देते हैं कि नो एनिमल्स फॉर बीइंग हार्म्ड वगैरह, या लेकिन उनको यूज़ तो इसी एंटरटेनमेंट वगैरह पर्पज़ से ही करा जा रहा है ना। लोगों को देखने में तो यही मज़े आते हैं ना कि सांप बिच्छू केकड़े लोगों के ऊपर डाले जा रहे हैं और कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और यही TRP है उस शो की, राइट। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं उस शो के अंदर। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल to boost the protection status for tarantulas, large hairy spiders. With respect to Indian rosewood, जो लकड़ी मैंने अभी आपको दिखाई, proposal is to remove the species from sites. जो ये इंडियन रोजवुड स्पीशीज है, इट इज़ करेंटली पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। इसको क्या इंडिया ने क्या बोला, इसको रिमूव ही कर दो साइट से। रिमूव करने से क्या होगा, बाकी 5 के लिए इंडिया इस प्रोटेक्शन स्टेटस को बढ़वाना चाहता है, लेकिन इसको रिमूव करवाना चाहता है, क्यों, ताकि आराम से इसका क्या हो सके, ट्रेड हो सके, ठीक है। तो फिर एक अपडेट जो कि PMFIS की आपको बुक दे रही है कि 2019 में फाइनली क्या हुआ था, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, एशियन स्मॉल क्लॉड ओटर और स्मूथ कोटेड ओटर, इसको पूरा लिखना चाहिए, ठीक है, दे वर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1। तो भारत का प्रयास क्या सफल हुआ काफ़ी हद तक, 5 स्पीशीज़ को लिस्ट करवाना चाहता था, 3 हो गए, ठीक है। ये तीनों वल्नरेबल हैं, ओके। इनको अपेंडिक्स के अंदर जो है साइट्स ने डाल दिया। तो ये भी बोला गया फिर साइट्स में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में नहीं, मतलब साइट्स ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी, उसमें साइट्स ने ये बोला था, अ कंप्लीट इंटरनेशनल बैन विल बी एनफोर्स ऑन दियर ट्रेड, किसके, स्टार टॉर्टोइस, स्मॉल क्लॉड ओटर और ये स्मूथ कोटेड ओटर ऑन देयर ट्रेड एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट नंबर्स, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। क्यों, बिकॉज दे कम इन द कैटेगरी ऑफ IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।